बच्चों लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट करें और ये हम कर सकते हैं कुलाम्स लॉ की मदद से। उसके बाद हमने परमिटिविटी पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कुलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। आज हम पहले एक दो क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा कुलाम्स लॉ के ऊपर, उसके बाद हम बात करेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कौन है स्ट्रॉन्गर, कितनी और कैसे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें है, दो पार्टिकल बताए इन्होंने, दिन दोनों का मास दिया हुआ है बच्चों, मतलब दो पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है, और दोनों का मास दिया हुआ है और कहा क्या है कि टू पार्टिकल्स ईच हैविंग मास 5 ग्राम चार्ज इतना लिमिटिंग फ्रिक्शन में ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। तो एक चार्ज तो बच्चों ये रहा हमारे पास, ठीक है, और एक चार्ज हमारे पास ये रहा, ऐसा कहा गया इन्होंने। तो एक चार्ज तो बच्चों हमारे पास है कितने का, मास दे रखा है 5 ग्राम का, ये भी 5 ग्राम है, और चार्ज दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। तो ये दोनों चार्ज जो है ये कह रहा है इक्विलिब्रियम में है। ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है भाई? अच्छा ये कैसे हुआ, दोनों के बीच में पहले 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे रखा है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द टेबल इज सेम। तो अब हो क्या रहा होगा, जैसे ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है, दोनों के ऊपर चार्ज दे रखा है सेम 1 इंटू 10⁻⁷ कूलम। अब क्या होगा, ये वाला पार्टिकल उस पार्टिकल क्या करेगा, रिपेल करेगा। अच्छा जब वो पार्टिकल उसे रिपेल करेगा तो कोई ना कोई तो रोकने वाला चाहिए। सिमिलरली ये वाला पार्टिकल इसको रिपेल कर रहा है इस तरफ, भाई इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इस तरफ, और यहां हमें क्या लगाना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगानी पड़ेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स यदि हमारे पास दोनों सेम है तो क्या बोलोगे आप, इफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल्स टू किसके, फ्रिक्शन फोर्स। यदि ये दोनों बराबर हैं देन दीज पार्टिकल्स विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम में तभी रहेंगे। अच्छा फोर्स निकालते हैं ए और बी के बीच की, तो भाई हमारे पास क्या रहेगा, के Q1 मतलब इसका चार्ज, QA QB अपॉन इन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो R² इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी हो गया भाई। ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में क्या रहेगी, म्यू एम जी। तो अब मैं यदि बात करूं K की, तो K कितना रहेगा, 9 इंटू 10⁻⁹। QA कितना है बच्चों, 1 इंटू 10⁻⁷ और 1 इंटू 10⁻⁷। ठीक है भाई, ये हमारे पास चार्ज आ गया है। रेडियस की बात करो बच्चों, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में तो लेंगे नहीं, तो 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर रहेगा। तो R इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर हो गया। R मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों, 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू कितना है बच्चों, म्यू ही तो निकालना है सर हमको, म्यू इंटू मास कितना है उसका, 5 ग्राम है, तो मास इज इक्वल टू 5 ग्राम मतलब 5/1000 kg आ गया। ठीक है भाई, तो मास हमारा आ गया 5/1000 इंटू जी की वैल्यू आ गई है 9.8। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बताइए भाई क्या आएगा। आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये 1000 है, ये इधर चला जाएगा। पहले सॉल्व करते हैं, 9 इंटू बच्चों 10⁻9 है और यहाँ पे 10⁻⁻14, ये 10 की पावर 3 होगी, इधर चला जाएगा, तो 10 की पावर 3 इधर चला गया, अपॉन 10 की पावर -2, ठीक है, इंटू 5 इंटू 9.8 इज इक्वल्स टू कितना आ गया है, म्यू आ गया। ये चीज़ भाई हमारे पास आ गई है, बहुत बढ़िया। क्या करें बच्चों, हम इसको -2 है, इसे ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, ये +2, 4 मतलब 5 और ये 9, 14 और ये -14, तो ये पूरा कट गया हमारे पास। 9/5 इंटू 9.8, 0.8 ऊपर चला जाएगा तो 10 बन गया, डेसिमल हटा दो, इज इक्वल टू म्यू आ गया। तो बच्चों म्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90/5 इंटू 98। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो कैसे भी चाहो,
मैं कैलकुलेटर से करके आपको बता देता हूँ कितना आएगा, आप बाकी अपनी कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है ना। ये हमारा आ रहा है 90 डिवाइड बाय 5 विच इज़ 18 डिवाइड बाय 98, तो 0.183 आ रहा है, ठीक है। वैल्यू 1 से नीचे आनी चाहिए थी, आ भी दी, म्यू हमारे पास है। तो मतलब आपके पास जरूरी नहीं है सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली चीज हो, आपके पास ये भी हो सकता है कि उन फोर्सेस को थोड़ा सा कुछ और तरीके से ऐड भी कर दिया जाए, कुछ और चेंजेस कर दिए जाए इसमें, ठीक है ना। फोर्स थोड़ी और मतलब कोई और फोर्स भी आ जाए। एक भाई ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस चीज के लिए, हर चीज के लिए, सीबीएसई एज वेल एज जेई के लिए। इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा एक चीज समझना पड़ेगा, एक मैक्सिमम वर्ड यूज किया गया है इसमें, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या होता है। देखिए पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए बच्चों, dy बाई dx का मतलब क्या होता है। dy बाई dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट क्या होती है, किसी भी कर्व के ऊपर एक लाइन बनाना और वो उस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे। तो जैसे एक लाइन है वो इस पॉइंट को एक पॉइंट पे कट कर रही है, जैसे ये रही, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट एंड दिस इज द मिनिमम पॉइंट, ये रहा, एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट एंड दिस इज द मिनिमम पॉइंट। ये इस तरीके से हो गया। आप ये देख पा रहे होगे चाहे मैक्सिमम पॉइंट हो चाहे मिनिमम पॉइंट हो, स्लोप हमारा क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। जब एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो स्लोप हमारा 0 बनता है। आपको कहा ये कैसे सर, देखो बेटा स्लोप का मतलब होता है ये, एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये है स्लोप। तो ये वाला स्लोप यदि पैरेलल हो जाए तो हमारे पास स्लोप क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बोलोगे हम, एट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, या मिनिमा, मिनिमा और मैक्सिमा, तो क्या होता है, स्लोप मतलब dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो मैक्सिमा और मिनिमा पे स्लोप हमारा क्या होता है बच्चों, 0 होता है। दैट मीन्स उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। अब ये इसका रिलेशन कहां पर है, देखो यदि आप क्लास 12th में हो तो आपके पास चैप्टर नंबर 6 है मैक्सिमा मिनिमा वाला, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें आपको ये चीज मिलेगी। जिसके पास मैथमेटिक्स नहीं है उनको मैंने बता दिया, ये कहीं साइड में लिख लेना, बहुत यूज होता है ये, ठीक है। तो ये कह रहा है एक चार्ज है उसे 2 ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है बच्चों, एक चार्ज है 2 ऑब्जेक्ट में उसे कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही उसे कन्वर्ट करोगे आप, 2 ऑब्जेक्ट के ऊपर डालना है, तो एक हमारा इधर रहा या एक हमारा इधर रहा। इसके ऊपर चार्ज कितना बचा, Q, तो इसके मान लेता हूं मैं x, या स्मॉल q मान लो, स्मॉल q, इसके मान लेता हूं q माइनस स्मॉल q। ऐसा क्यों सर, भाई एक 10 रुपए आपके पास थे, 2 लोगों में बांटने हैं, यदि आपने एक को 1 रुपया दिया तो दूसरे के पास कितना बचा, 9 रुपए। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे टोटल q था, मैंने इसे q दे दिया, इसमें क्या कितना बचा, q माइनस q। अब वो क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ चार्जेस ऑन द 2 ऑब्जेक्ट्स सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। ये कह रहा है इन दोनों के बीच में किस तरीके से मैं चार्ज को डिवाइड करूं जिससे कि मेरी फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। भाई पहले तो मैं फोर्स निकालूंगा, F इज इक्वल टू कितना आएगा, K, इसका चार्ज Q, इसका चार्ज कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन बीच का डिस्टेंस r²। इसमें वेरिएबल क्या है बच्चों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है विच इज कांस्टेंट, K कांस्टेंट है, कैपिटल Q उसका चार्ज दिया हुआ था तो विच इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो हमारे पास डेल्टा dF बाय dQ, बिकॉज Q इज वेरिएबल। आप बोलोगे सर ये वेरिएबल कैसे है, बच्चों एक बार बताओ, उस 10 रुपए में से सपोज इसके पास 10 रुपए होते तो मैं इसको कितने रुपए दूंगा, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, किसी के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। हो सकता है मैं यहाँ पे 1 रुपया दे दूं तो इस पर 9 बचेंगे, इसको 2 दे दूं तो इसके पास 8 बचेंगे, इसे 3 दे दूं इसके पास 7 बचेंगे। तो ये वेरिएबल हुआ ना, कितना मैं दे रहा हूं वो तो वेरिएबल है, कितना भी दे सकता हूं मैं। तो dF बाई dQ आया हमारे पास, डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास K बाय r² तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, किसका डेरिवेटिव होगा, सिर्फ इसका, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, KQ, सॉरी Q और कैपिटल Q। इसको मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, है ना, अभी हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इसका, इसको साइड कर देते हैं भाई। लो आप थोड़ा इधर जाइए,
अगला स्टेप इसका और बढ़ा देते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। के अंदर मल्टीप्लाई कर दो क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है भाई, इसका डेरिवेटिव बताइए क्यू के रिस्पेक्ट में, तो क्या बचा, कैपिटल क्यू बचा माइनस क्यू स्क्वायर कितना बचा बच्चों, 2q, ये बच गया हमारे पास। यदि आप df बाई डी क्यू को 0 पुट करते हो तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, फॉर मैक्सिमा df बाई डी क्यू इज इक्वल टू 0, भाई 0 पुट करो, k बाय आर स्क्वायर q माइनस 2q इज इक्वल टू 0, और ये 0 है तो ये तो उधर चला जाएगा, तो q माइनस 2q इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 2q, और स्मॉल q की वैल्यू जो आई है वो आ गई है कैपिटल Q बाय 2, या मतलब कि जो स्मॉल q आएगा वो हाफ आएगा किसके, कैपिटल Q के। मतलब कि यदि मेरे पास 10 रुपए यहां पर होते, आप एक चीज खुद देखो, आपको मैं एक बेसिक चीज बताता हूं, जैसे 20 रुपए आपको 2 हिस्सों में बांट रहे हैं जिससे कि उनका मल्टीपल मैक्सिमम आए। सपोज एक को 1 दे सकते हो, दूसरे को 19 दे सकते हो, तो 19 इंटू दिस 19, एक को 2 दे सकते हो, दूसरे को 18 दे दोगे, मल्टीप्लाई करोगे 36 आ गया, 3 और 17 51 आ गया। देख रहे हो मल्टीप्लाई बढ़ रहा है। 4 इंटू 16 कर दोगे 64 आ गया, 5 इंटू 15 कर दोगे 75 आ गया, यहाँ पे 6 इंटू 14 कर दोगे तो हमारा कितना आएगा, 84 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बढ़ रहा है धीरे धीरे ना। यहाँ पे हम 7 करेंगे, ये हमारा 13 बच जाएगा, विच इज 91 आ गया। यहाँ पे 8 करोगे और 12 96 आ गया। यहाँ 9 और 11 करोगे तो 99 आ जाएगा। 10 इंटू 10 करोगे तो 100 आ गया। ठीक है, अब यदि इसके बाद देखोगे तो दोबारा यहाँ 11 और यहाँ 9 उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना विच इज 100, और वो कब आ रही है, जब मैं उस 20 रुपए को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। तो बेसिकली जब कभी भी आप ऐसा कुछ काम करना हो तो 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत बड़ा आता है कि यदि हम कंपेयर करना चाहें किसको, ग्रेविटेशन फोर्स को और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, तो क्या क्या सिमिलरिटी आएंगी और क्या क्या डिसिमिलरिटी आएंगी, ये हमें जानना चाहिए। ठीक है, ग्रेविटेशन देखो कंपैरिजन क्या आता है, ग्रेविटेशन का, न्यूक्लियर फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो कंपेयर की बात करें तो सबसे पहला सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं। सिमिलरिटी क्या है, ये दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ मानते हैं। मतलब भाई देखो भाई, इसका फॉर्मूला होता है हमारा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हुई, और उसका हमारा होता है K कैपिटल G M1 M2 बाय आर स्क्वायर, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मानने भाई, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ मानने, दोनों मानते हैं, सिमिलरिटी है ना ये। तो दूसरा, दोनों फोर्सेस हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यहाँ पे मासेस और यहाँ पे चार्जेस का है। ठीक है, ये भी ठीक है। बोथ आर द सेंट्रल फोर्स, जब कभी भी आप चाहे आप इसके बीच में ग्रेविटेशन निकालें चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये सेंटर टू सेंटर जब लाइन बनाते हो उसके अलोंग ही फोर्स लगती है, तो सेंट्रल फोर्स है। बहुत बढ़िया बात है, ये भी है। दे एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, तो जो फोर्स है वो उनके सेंटर्स को ज्वाइन करती है, उसके अलोंग फोर्स लगती है। ठीक है, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। आपको पता है, आपने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ी थी आपने लास्ट ईयर क्लास 11th में। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में बेसिक डिफरेंस क्या था, कंजर्वेटिव हमारे पास पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती और नॉन कंजर्वेटिव पाथ के ऊपर डिपेंड होती है। कंजर्वेटिव में लॉस नहीं होता, एनर्जी लॉस नहीं होती, लेकिन उसकी बात करोगे नॉन कंजर्वेटिव में तो वो चीज रहती है। दोनों फोर्सेज हमारे पास क्या है, इसके अलावा बच्चों हमारे पास एक मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाती है वो फोर्स भी कंजर्वेटिव हमारे पास रहती है, और चौथी फोर्स हमारे पास रहती है स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो है कंजर्वेटिव फोर्स। सो वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्सेज डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ये भी मैंने आपसे बात कही। और दोनों फोर्स वैक्यूम में काम करती है, ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट रहा। डिसिमिलरिटी भी कुछ होगी, बिल्कुल होगी सर। पहली चीज, आपकी ग्रेविटेशन फोर्स बच्चों हमेशा अट्रैक्टिव होती है, हमेशा, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। If particles are both are positive, repulsive, both are negative, repulsive, if one of them is positive or negative, तो वो attractive means like charges एक दूसरे को
रिपेल करते हैं और अनलाइन चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो चीज भी हमारे पास है। ग्रेविटेशन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। सबसे बड़ी चीज उस फॉर्मूले में जो F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर करते हो, G डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, है ना। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में जो हम वन इसे k की वैल्यू पुट करते हैं वो हमारे आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, कहां पर आपने पार्टिकल्स रखे हुए हैं। तो ये नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच स्ट्रॉन्गर फोर्स एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग बहुत है, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशन फोर्स। ये आपके पास पहली चीज तो सर कितना स्ट्रॉन्ग है और क्या ऐसा कोई एग्जांपल है, ये मैं बातों बातों में शायद लास्ट क्लास में बता चुका था। जैसे क्वेश्चन भी आया हुआ हमारे पास कि गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर है, ये कैसे प्रूव करें। रब करो अपने बालों को, ड्राई हेयर्स को रब करो स्केल से, प्लास्टिक वाले से या कॉम से, और नीचे कुछ कागज के टुकड़े फैला दो। तो जैसे आप उनके पास लेकर जाओगे तो कागज के टुकड़े ऊपर की तरफ आएंगे। दैट मीन्स उन कागज के टुकड़ों को नीचे खींच रही थी कौन, ग्रेविटेशन फोर्स, और ऊपर खींच रही थी कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कॉम्ब के पास थी। तो ग्रेविटेशन फोर्स कम होने की वजह से वो सारे पार्टिकल्स हवा में ऊपर उठ गए, एंड दैट इज ड्यू टू द एग्जांपल ऑफ, ये एग्जांपल है जहां पे ये डेमोन्स्ट्रेट हम कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ये एग्जांपल लिखा हुआ है, ग्लास रॉड लो लिफ्ट द पेपर ऑफ पेपर अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो दिस शो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द पीस ऑफ पेपर इज मच ग्रेटर देन द ग्रेविटेटिव फोर्स। ठीक है भाई, ये चीज। अब कुछ इलस्ट्रेट करके हम यदि निकालना चाहें तो अब बताइए क्या चीज कर सकते हैं, कुछ चेक किया जाए तो चलिए निकाल के देखते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, हम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है, यहां से लेना शुरू करते हैं, दोनों साइड निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास है, यहां पे लेते हैं इलेक्ट्रॉन और यहां लेते हैं प्रोटॉन, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कर देते हैं r। ठीक है भाई, चलिए पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स E, विच इज व्हाट, के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन बीच में डिस्टेंस r स्क्वायर। भाई दोनों का चार्ज सेम रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, तो विद साइन यदि पुट करोगे तो अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, लिखना पड़ेगा माइनस साइन रिप्रेजेंट्स द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। दोनों का सेम है तो कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो पहली चीज तो ये आ गई हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली दोनों चार्जेस को आप रखते हो और आप ग्रेविटेशन फोर्स निकालते हो, उसमें क्या होगा, तो क्या लिखोगे बच्चों, कैपिटल जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। मास तो भाई दोनों का अलग अलग होता है ना, मास ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन। आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास जो होता है वो होता है 1.67 10⁻27 kg। ये चीज आ गई भाई, तो डिफरेंस है। ठीक है, चार्ज की बात करें, चार्ज दोनों के ऊपर, चार्ज ऑन प्रोटॉन हो चाहे चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम ही होता है। ये चीज हमारे पास है। दोनों को मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया भाई, फोर्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, डिवाइड कर दो तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहाँ की बात करोगे तो जी एम ई एम पी बाय आर स्क्वायर। भाई आर स्क्वायर से ये कट गया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू स्क्वायर अपॉन जी एम ई और एम पी की वैल्यू पुट कर सकते हो। इसमें सबकी वैल्यू हमको पता है, वैल्यू पुट करके देख लो तो एफ ई बाय एफ जी, ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, क्यू हमारे पास कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर आ गया, बहुत बढ़िया। जी 6.637 इंटू 10⁻12,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 और ये हमारा 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 आ गया हमारे पास। मैं आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ कितनी आएगी, वो आप इसमें डायरेक्ट लिख सकते हो। इसकी वैल्यू बच्चों जो आ रही है ना, वो आ रही है 2.27 FE/FG 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39 आ रहा है। ठीक है भाई, मतलब कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इसको 2.3 ले लेते हैं इंटू 10 टू पावर 39 ऑफ FG। ग्रेविटेशन फोर्स के 10 टू द पावर 39 टाइम्स तक बड़ी है ये। एक बार तो नीट के क्वेश्चन में, नीट के पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा ही डाल दिया कि बताइए क्या रेशियो आएगा उनके बीच में। एक हाइड्रोजन एटम दे दिया, हाइड्रोजन एटम के अंदर आपको पता है एक प्रोटॉन रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उन दोनों की रेडियस दे दिया मैं, और उन दोनों का आपको ये बताना था कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का रेशियो क्या रहेगा। निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आइडिया हमारे पास रहेगा। 10 टू द पावर 38 39 के पावर के अंदर आएगा कुछ भी करोगे तो। ठीक है भाई, ये हमारे पास चीज रही। प्रूफ कैसे करोगे, कितना रहेगा। बच्चों एक चीज हमारे पास आती है कि सर दो चार्जेस के बीच में तो हम फोर्स निकालने लायक हो गए हैं, हमें यही पता है फ्रिक्शन फोर्स भी आ सकती है, ग्रेविटेशन फोर्स भी आ सकती है ना, अलग अलग टाइप की फोर्सेस आ सकती हैं जिसके बीच में हमें लगाना हो। अब हमारे पास यदि n नंबर ऑफ चार्जेस हो, फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ चार्जेस का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, एक ये हमारे पास चार्ज रखा हुआ है विच इज Q1, और एक मेरे चार्ज है Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। ठीक है भाई, ये सारे चार्जेस मिलके इसको फोर्स लगा रहे होंगे, मतलब यहां से इधर जाएगा, ये इधर फोर्स लगेगा, तो मैं बोलूंगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। फिर यहां पर आएगा ये विच इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। फिर यहां पर आएगा ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। ठीक है, ऐसे करके निकालोगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 हो गया था, 5 हो गया। ये हमारा हो गया और ये वाला हमारा हो गया 6। ठीक, 4 और यहाँ पे हमारा 5 आ गया। तो सारी चीज हमारे पास क्या होंगी, जो भी हमारे पास, सपोज अभी तो हमने माना कि सारे पॉजिटिव थे, हो सकता था कोई इसमें से एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो हम क्या करें। अच्छा आप बोलोगे सर वाकई में इतने सारे चार्जेस हो सकते हैं क्या। भाई मेरी बात सुनो, चार्जेस जनरली जो क्वेश्चंस मिलते हैं आपको 3 4 5 6। ठीक है, 3 का मतलब ट्रायंगल के कॉर्नर पे रख देंगे, 4 का मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगल के कॉर्नर पे रख देंगे, 5 में पेंटागन हो गया और 6 में हेक्सागन हो गया। आपके इस टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे और हमको पता भी है सबके एंगल कितने कितने बनते हैं, तो ईजी रहता है। तो इनका कहना ये था अलग अलग ही फोर्सेस आ रही थी। इफ यू वांट टू कैलकुलेट फोर्स ऑन 1, नेट फोर्स ऑन 1, तो हम बोलेंगे 1 पर जो फोर्स लग रही है विच इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5, इस तरीके से n2 अप टू सो ऑन f फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n, यहां तक आप लगा सकते हो। तो इनका कहना यह है कि आप सभी को वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम का मतलब क्या है कि आपको जब वैल्यू पुट करोगे तो वेक्टर की फॉर्म में डालना, और यदि स्केलर होता है तो आप बड़ा फटाफट ऐड कर देते। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वालिटी थी ना, हमारे पास भी प्रॉपर्टी थी कि एडिटिव क्वांटिटी है, तो कहां पर चार्ज है, कितने एंगल पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट एडिटिव है, ऐड कर देंगे। जैसे आपसे बोला जाए ना कि यहाँ पे 5 आलू रखे हैं, यहाँ पे 4 आलू हैं, बताइए कितने आलू हैं। भाई 5 और 4 9 हो गए। क्या वहां पे वेक्टर लगाते हो आप देखते हो सर बताना पहले वाले आलू के रिस्पेक्ट में दूसरे वाले आलू का कौन सा एंगल बन रहा था। यदि 30 पर रख दोगे तो 9 होंगे और 40 पर रख दोगे तो 12 हो जाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है ना, एडिटिव क्वांटिटी आपके पास है और वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या कह रहा है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कह रहा है कभी भी हमको यदि फोर्सेस का नेट निकालना है आपको, तो उसके लिए हमारे पास एक लॉ है जिसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोल रहा है भाई ये, कह रहा है इफ व्हेन द नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, जब बहुत सारे चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे
तो द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट। तो सारे चार्जेस की जो फोर्स लग रही होंगी उन सभी का वेक्टर सम आपके पास रहेगा। ठीक है भाई, किस तरीके से लिखें? जैसे हमने बोला कंसीडर एंड पॉइंट चार्जेस ले लिया आपने, वैक्यूम में रखे, हर चार्जेस का पोजीशन वेक्टर दे दिया भाई हमने, R1 R2 R3। जैसे मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं, वो डायग्राम जो आपने बनाया था ना, ये वाला चार्जेस हमारे पास हो गए, इसका डिस्टेंस R1 वेक्टर हो गया है, यहाँ पे हमारे पास एक Q2 रखा हुआ है R2 वेक्टर पे, एक हमारे पास Q3 रखा हुआ है R3 वेक्टर पे। इस तरीके से चार्जेस रखे हुए हैं सारे। तो इन सबके पहले तो पोजीशन वेक्टर दे दिए इन्होंने R1 R2 R3, और उन चार्जेस को Q1 Q2 3 करके बता दिया। टोटल फोर्स कैसे निकालोगे? फोर्स ऑन 1 मैंने लिख के बताया था अभी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 अप टू सो ऑन, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। इस तरीके से आप सभी फोर्सेस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपको अभी थोड़ा सा अटपटा समझ में आया होगा। एक्सप्रेशन लिखने के लिए यदि कह देता वो, इतना तो आप लिखते ही। अब बचाओ, अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बताना है, तो क्या लिखोगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बेटा ये हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ चुके हैं वैसे, के फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो Q1 Q2 अपॉन, जब 1 2 की वजह से निकालते थे तो हमारा फॉर्मूला क्या आता था? R21 वेक्टर का स्क्वायर, और क्या लिखोगे? R21 1 3 निकालना होगा तो 1 और 3 का चार्ज लेंगे, R31 का स्क्वायर और R31 का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से आप सबको ऐड कर दोगे यहाँ वैल्यू पुट कर, तो आपके पास CBSE में कभी ये भी पूछा जा सकता है कि बच्चों एक्सप्रेशन दीजिए मुझे कि n चार्जेस यदि मेरे पास रखे हुए हैं तो मुझे एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिए। तो ड्राइव करने के लिए भाई दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, ये डायग्राम बनाना बढ़िया तरीके से, 2-3 चार्ज लेना, सबके पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करना, R1 R2 R3, उस तरीके से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन की बात करते हैं, बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको क्या क्या आ सकता है। पहली चीज, इनको बड़ा प्यारा है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या? ये मेरे पास चार्ज Q है, ये चार्ज Q है और ये चार्ज Q है, सबकी जो लेंथ है वो L है। वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन दिस चार्ज। नाम रख देते हैं, ये A है, ये B है और ये C है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट is the force experienced by charge at point A due to charges present at B and C। बी और सी पर जो चार्ज रखे हुए हैं उसकी वजह से ए पॉइंट पर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस होगी, ये निकालना है। तो मैं क्या बोलूं सर? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, दैट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। क्या होगा? के चार्ज सब पे क्यू है, बीच का डिस्टेंस L स्क्वायर। डायरेक्शन क्या रहेगी बता? ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, तो इधर रिपेल कर रहा होगा। तो क्या बोलूं मैं? लिखने का तरीका देख लेना, away from charge at B। B चार्ज जो है उससे अवे की तरफ है। अच्छा, अवे तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो एक चीज और, along the line of joining। अच्छा बच्चों, यदि ये वाली लाइन अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होती तो मैं आई कैप, जे कैप, के कैप लगा सकता था, लेकिन अब यहाँ तो एक रैंडम डायग्राम है ना, तो कैसे लिखूं? तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी आपके पास ऐसा कोई चीज आती है तो डायरेक्शन लिखने के लिए तरीका ये आप मान सकते हो। क्या लिखा हुआ है? अवे फ्रॉम द चार्ज एट बी, तो मतलब ये हो गया चार्ज बी से दूर जाते वक्त, चाहे इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, लेकिन मैंने क्या बोला? अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। तो जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है लाइन, उससे अवे। सिमिलरली सी वाला इसे क्या कर रहा हुआ है? इस तरह। तो ये वाला हो गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड दैट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। दोनों के बीच में एंगल बच्चों, ये वाला एंगल 60 होगा तो ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी कितना होगा भाई? सेम,
के क्यू क्यू एल स्क्वायर, फिर दोबारा से अवे फ्रॉम चार्ज एट सी, कहां पे, अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हो कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लग रहा है, तो मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी वैक्टर फोर्स ए सी वैक्टर, इसको मैं एफ मान लेता हूं। ठीक है बच्चों, मुझे दो फोर्स लग रही है बेटा, एक फोर्स लग रही है इधर और एक फोर्स लग रही है इधर, दोनों फोर्स एफ हैं और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पर पैरेललोग्राम लगाना पड़ेगा ना हमको, तो क्या लगेगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ कॉस 60। याद आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, तो अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2 एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर इंटू कॉस 60 मीन्स व्हाट, 1/2, काट दो तो कितना आ गया, 3 एफ स्क्वायर आ गया। सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 3 इंटू एफ आ जाएगा। एफ नेट हमारा आ गया है, और बेटा एफ की वैल्यू कितनी थी, √3 के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, तो दिस इज द एफ नेट फोर्स। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बेसिक से, है ना। यदि यहाँ पर एक चीज और हो सकती थी, अब वो क्या करेगा, इसमें कुछ चेंजेस कर देगा, जैसे यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देगा, यहाँ प्लस कर देगा, यहाँ माइनस कर देगा, है ना। ऐसा हो सकता था, जैसे उल्टा कर दे तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे सेम डायग्राम है, ये माइनस ये प्लस है, ये माइनस कर दिया, ये प्लस। मुझे इस पॉइंट पे निकालना है नेट फोर्स, तो इस पॉइंट पे कैसे निकलेगा, ये नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और ये वाला रिपेल करेगा इस तरफ, तो डायरेक्शन नेट कहाँ आएगा, इस तरफ। ये नाम रख देते हैं ए बी और सी, क्या लिखोगे, एफ बी सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, और इसमें इसे लिखोगे आप फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ऊपर की तरफ। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल, है ना। तीनों चार्जेस इस पॉइंट पे फोर्स निकालने हैं, तो निकालना क्या था हमको, नेट फोर्स एट चार्ज एट बी, बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है एट चार्ज बी, ठीक है ना, पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पर जो चार्ज रखा हुआ उसके वजह से नेट फोर्स निकालो आप, तो नेट फोर्स निकाल लोगे आप। कैसे निकाल लें हम, इस पॉइंट पे निकाल लेना, ये वाला चार्ज से क्या कर रहा है, रिपेल, इस वाले चार्ज को ये कर रहा है अट्रैक्ट, तो ऊपर आ गया। अब दो वेक्टर बनने और दोनों का सेम होगा, एफ बी सी और एफ बी ए, दोनों का मैग्नीट्यूड रहेगा सेम बच्चों, कितना, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, सेम होगा ना, तो के Q1 Q2 बाय एल, के Q1 Q2 बाय एल, दोनों का सेम रहेगा। बट निकालने का तरीके में क्या बदलाव आ जाएगा बच्चों, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा बच्चों, ये वाला एंगल कितना होता है 60, तो ये 60, तो ये पूरा एंगल कितना होता है 180 होता है ना लीनियर पेयर से, तो ये कितना बचा भाई, ये वाला एंगल हमारा 180 होता है, तो यदि ये वाला 60 है तो ये वाला कितना हो 120 आ गया, ये F और ये F, ठीक है ना। दोबारा से पैरेललोग्राम लगाओगे तो कितना आएगा F नेट बताओ, एफ स्क्वायर 2F स्क्वायर कॉस 120, कॉस 120 का लिखी होती है बच्चों माइनस हाफ, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर माइनस हाफ, हाफ से 2 कट कर 2, तो कितना बच गया हमारे पास 2F स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एफ स्क्वायर अंडर रूट एफ स्क्वायर, एफ इज द रिजल्टेंट, तो एफ नेट कितना आ गया एफ के बराबर, विच इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। अब बच्चों हमने अभी तक फोर्स निकाली कहां पर, चाहे पॉइंट ये हो चाहे ये हो, अब वो क्या कर सकता है स्क्वायर बना सकता है,
स्क्वायर बनाएगा तब भी हम क्या करेंगे, उस फोर्स को ऐड करके निकालेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सारी फोर्सेस को निकालने के लिए क्या देगा वो, ठीक है ना। इस तरीके से आप बड़े आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि इसके सेंट्रॉइड पे निकालने को कह दे तो, मिड पॉइंट पे निकालने को बोल दे तो, वो सब क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब हमारे पास है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें बी पॉइंट पर एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, उस पर निकालनी है नेट फोर्स। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसके ऊपर फोर्स लगा कौन कर रहा है। भाई ये तीनों फोर्स लगा रहे होंगे, सबका नेचर सेम है, सारे पॉजिटिव है। ये वाला चार्ज ए वाला बी को इस तरफ पुश कर रहा होगा, भाई ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को पुश करेगा। हम लिखेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, वेक्टर लगा देंगे, डायरेक्शन हमारे पास दे रखी है। भाई सी वाला बी को नीचे पुश कर रहा होगा, यहां लिखेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, ठीक है भाई। और फिर जो डी वाला होगा वो भी इसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, दैट इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी, इस तरीके से, ठीक है भाई। डायरेक्शन हमें पता लग गई। आइए सारी फोर्सेस निकालते हैं। ये एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी जो साइड है वो ए है, ठीक है। चलिए फोर्स निकालते हैं। सबसे पहले फोर्स ऑन चार्ज एट बी ड्यू टू चार्ज एट ए पर जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से बी पर कितनी फोर्स लग रही होगी। बच्चों लिखते कैसे हैं इसे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है ना भाई। वेक्टर क्वांटिटी है, क्या रखेंगे, के, इसका चार्ज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ए स्क्वायर आ गया। और क्या रहेगी डायरेक्शन, रिपल्सिव फोर्स लगेगी। रिपल्सिव डायरेक्शन है अवे फ्रॉम, क्या, अवे फ्रॉम पॉइंट ए से दूर। लेकिन ए से दूर तो कहीं भी हो सकता है, इधर 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 भी हो सकता है। लेकिन अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है भाई। ये हमारी, क्योंकि देखो बच्चों यहां पर हमें ये चीज इसलिए लिखनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास आई कैप और जे कैप लिखने का डिफाइन नहीं है। यदि आई और जे के पावर डिफाइन कर दो तो आप काम कर सकते हो। कुछ सॉल्यूशंस में, बुक के सॉल्यूशन में आपने देखा होगा, वो ऐसे लिख देते हैं, ये लिख देते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और ये लिख देते हैं अलोंग वाई एक्सिस। तो मतलब यहाँ पे हो गया आई कैप और यहाँ पे हो गया जे कैप। ये फिर आप लिख सकते थे, इस तरीके से लिख दोगे तो, अदरवाइज इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट बच्चों, फोर्स कितना आ गया हमारा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ गया है, एफ बी ए। मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, ठीक है भाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। भाई बी पर एक सी बी फोर्स लगा रहा है तो लिख लेते हैं डायरेक्ट, सिमिलरली एफ एट बी ड्यू टू सी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ लिख लेते हैं। पहले तो क्या आएगा, के, बच्चों बी और सी पर, बी पर भी क्यू है, सी पर भी क्यू है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी ए ही दे रखा है, ये रहा ए, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, के क्यू इंटू क्यू अपॉन दोनों के बीच का ए स्क्वायर, और इसमें भी क्या रहेगा, अवे फ्रॉम पॉइंट सी, कहां पे, अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, ये चीज आप बोल सकते हो, ठीक है भाई। क्या आ गया, ये भी के क्यू स्क्वायर आ गया है, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम आ गया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों एफ बी सी का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू एफ बी ए का मैग्नीट्यूड, दोनों बच्चों बराबर है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। इन दोनों को एफ मान लेते हैं और ये किसके बराबर है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो एक की डायरेक्शन क्या थी, एक की डायरेक्शन बच्चों है ये वाली और एक की डायरेक्शन है ये वाली। तो ये भी हमारे पास f है और ये भी हमारे पास क्या है, f। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। f किसके बराबर, मतलब ये वाला हमारा एफ बी ए था, ये वाला, और ये नीचे की तरफ आ रहा था एफ बी सी, लिखा हुआ है ना, देखो ये रहा, एफ बी ए को f मान लिया, ये भी हमारे पास f हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा था और दोनों में एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 90। यदि मेरे को नेट फोर्स निकालनी हो, नेट फोर्स कैसे निकालूंगा बताओ, मैं लिखूंगा रिजल्टेंट इन दोनों का अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 90। कॉस 90 जीरो हो गया, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर आ गया आपके पास।
विच इज इक्वल टू √2f। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया है, इन दोनों को यदि बच्चों मैं चाहूं रिप्लेस करना, तो रिप्लेस करने के लिए मुझे एक f रिजल्टेंट का यूज करना पड़ेगा, एंड दैट इज f रिजल्टेंट इज व्हाट, √2। f की जगह कितना पुट करेंगे, k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर। दिस इज द f रिजल्टेंट। बच्चों हमें पता है यदि दो फोर्स हैं और दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो रिजल्टेंट बीच में आता है, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आया होगा। लेकिन बिल्कुल बीचों बीच तो एक फोर्स और है हमारे पास, FBD। तो हमें क्या करना है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इस तरफ दो फोर्स काम कर रही है, एक तो रिजल्टेंट वाली और एक काम कर रही है इस तरफ FBD। दो फोर्सेस हमारे पास काम कर रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है। आइए पहले FBD निकाल लेते हैं बच्चों। FBD फोर्स ऑन B ड्यू टू D, क्या करें, इट विल बी इक्वल टू K Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस कितना होगा B से D, ये वाला BD का होल स्क्वायर, और अवे फ्रॉम D along the line of joining, ये आपके पास रहेगा। ठीक है भाई, अब BD का डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों। ये A हो गया, ये A हो गया, ये कितना आएगा √2a, ये हमारा √2a आ जाएगा। तो FBD कितना आ गया बच्चों, मैग्नीट्यूड की बात करें तो K Q इंटू Q स्क्वायर, और BD की वैल्यू कितनी आ गई है, √2a का होल स्क्वायर। तुम्हारा आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। FBD की वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, अब देखो FBD भी इस डायरेक्शन में है और R भी इस डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन क्या है बच्चों, सेम। तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज एट B, दो फोर्स आ रही है। F नेट जो आ रही है वो क्या आ रही है, रिजल्टेंट, और FBD दोनों सेम डायरेक्शन में थी। तो रिजल्टेंट बच्चों हमारी कितनी आई थी, √2k Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और ये कितनी आई है बच्चों, k Q स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी, k Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, √2 + 1/2। यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, k Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर 2√2 + 1/2। तो फोर्स ऑफ नेट फोर्स हमारी जो आ रही है वो ये आ रही है। ठीक है ना भाई, ये क्वेश्चन के बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। पहले चीज, इस जैसे 3-4 क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी में दे रखे हैं और वो सारे क्वेश्चन इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड हैं। पहले हम बात करते हैं, थोड़ी एक दो प्रॉपर्टी देख लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की, जो हम इसमें यूज कर पाएंगे। सबसे पहली चीज इक्विलैटरल ट्रायंगल की पहली चीज, ईच मीडियन बाइसेक्ट द एंगल ऑफ द वर्टेक्स। मीडियन, देखो यदि इसे हम आगे बढ़ा दें ये, तो ये मीडियन का काम कर रहा है। ऐसा कैसे सर, बेटा जो सेंट्रॉइड होता है ना, सेंट्रॉइड का मतलब होता है तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। यदि मैं इसे आगे बढ़ा दूंगा ऐसे, तो ये आगे करके मीडियन, ये मीडियन और इसको आगे मीडियन, उन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज द सेंट्रॉइड। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये टोटल एंगल कितना होता है 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसे मैं आगे बढ़ा दूं तो मीडियन आ जाएगी। ये एंगल 90 रहेगा, ये 30, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 60। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देखो ये और ये बराबर। आपको कैसे पता, सेकंड प्रॉपर्टी, सेंट्रॉइड इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री वर्टेक्स, मतलब OA, OB और OC तीनों बराबर रहेंगे। तो ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन, मीडियन दो में से डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये भी 60 हो गए। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया हमारा 120। ये चीज हमें पता लग गई है। चलिए, हाँ, अब हमें क्या करना है, हमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q which is placed at the centroid। यहाँ पर एक कैपिटल Q चार्ज प्लेस्ड है और यहाँ पे हमारे तीन चार्ज हैं Q, Q और Q। ये चीज हमारे पास है भाई, सारे चार्ज पॉजिटिव है, इसके ऊपर फोर्स निकालनी है, तो ये वाला इसे पुश करेगा नीचे की तरफ। देखिए डायरेक्शन देखते हैं, O को पुश करेगा नीचे की तरफ ऐसे। फोर्स ऑन
O ड्यू टू A। ये वाला इसको पुश करेगा इस तरफ, तो ये इधर आ गया, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। और ये वाला इसे पुश करेगा इस तरफ, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है ना, और इसके ऊपर फोर्स निकालनी है, तो ये वाला इसे पुश कर रहा है इधर, तो ये चीज ऐसे आ गई, फोर्स ऑन O ड्यू टू C। देखिए फोर्स ऑन O A का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन O B का मैग्नीट्यूड और फोर्स ऑन O C का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम, विच इज F। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर आप? क्योंकि F हमारे पास आएगा K, इन दोनों का चार्ज वो सबके के लिए सेम होगा, K Q, इन दोनों का निकालोगे तो Q इंटू Q, इसका निकालोगे तो Q इंटू Q, इसका Q इंटू Q अपॉन, अब देखो आपको पता रखा है यहां से का डिस्टेंस OB, यहाँ का OC, यहाँ से OA, तीनों क्या है हमारे पास बराबर है, तो क्या लिख दोगे? OA का स्क्वायर। मुझे ये चीज निकालनी है भाई, OB या OA। देखिए पूरी लेंथ कितनी है? L, मीडियन कितने में डिवाइड करती है? L/2 में। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, देखो ऐसा, ये रहा ट्रायंगल, ये L/2, ये एंगल इज 30 डिग्री, ये B, ये O, इसे D मान लेते हैं, D। ये चीज निकालनी है, कैसे निकालोगे बच्चों बताओ? ये हम निकाल सकते हैं, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों? cos थीटा, cos 30, बेस L/2, हाइपोटेन्यूज OB, व्हाट इज दैट? ये हमारा आएगा √3/2, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, OB हमारा आ जाएगा L/√3। वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, हमारा कितना आ जाएगा? F हमारी कितनी आ जाएगी? K Q L/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 3KQ L स्क्वायर। मतलब कि ये फोर्स और ये फोर्स हमारी क्या आ रही है भाई? बराबर आ रही है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल भी हमारा होगा 120। कैसे बच्चों? ये फोर्स इधर जा रही है, ये फोर्स इधर जा रही है, यदि मैं इसे ब्रेक कर दूं तो ये वाला एंगल किसके बराबर? ये 60 इधर आ गया, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये 60 डिग्री आ गया, और टोटल कितना होता है हमारा? 1 डिग्री। ओके, 60 डिग्री आएगा हमारा, ठीक है ना? मतलब आप इस तरीके से चीजों को डिवाइड कर सकते हो। ये सॉरी, ये 60 और ये 60, 120 आएगा, टोटल हमारा एंगल 120 आ रहा है। अब 120 आ रहा है तो हमें इन दोनों क्या करना पड़ेगा भाई? नेट निकालना पड़ेगा। नेट, नेट कैसे निकालें? मैं आपको अगला क्वेश्चन में आपको बताता हूं। हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था लास्ट ईयर, जिसमें दो वेक्टर हुआ करते थे, दोनों के बीच का एंगल होता था थीटा। उन दोनों का रिजल्टेंट आता था a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स, ठीक है? और हमारे पास रिजल्टेंट आता था इस तरीके से। तो हमने क्या करा, जब आपने इसे सॉल्व किया तो इसका जब नेट निकालोगे तो इन दोनों का नेट, रिजल्टेंट ऑफ FOB एंड FOC कितना आएगा बच्चों रिजल्टेंट? R = √, बराबर है तो f² + f² + 2f × f cos 120। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 2f² + 2f² - 1/2, 2 से 2 काट दो, 2f² - f² √f² f, R हमारा ये आ गया। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या है? बीच में आ रहा है, और वो भी कितना आ रहा है? F आ रहा है। तो अब हुआ क्या, नेट चीज क्या निकली? ऊपर की तरफ एक रिजल्टेंट आ गया है F, एक नीचे की तरफ रिजल्टेंट आ गया F। अब देखो जितना ऊपर की तरफ है सेंट्रॉइड पे, उतना ही नीचे की तरफ है, तो समेशन ऑफ Fy = क्या आ गया है? 0। तो मतलब नेट फोर्स एट पॉइंट O, मतलब सेंट्रॉइड = 0। नेट फोर्स हमारी कितनी आ रही है बच्चों? 0 फोर्स आ रही है किस पे? सेंट्रॉइड पे। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसे आप लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन को करने के लिए हमको एक पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में हेल्प ली थी। ये आपको पता ही लग गया, रिजल्टेंट हमारे पास ये होता है a² + b²। यहाँ पे जो थीटा होता है वो a और b के बीच का एंगल होता था। जो यहाँ पर ये रिजल्टेंट है tan phi, वो होता है जो इन दोनों का रिजल्टेंट बन रहा है ना, वो रिजल्टेंट
ए के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको हम अल्फा बोला करते थे। तो यहाँ पे जो अल्फा है वो ए के साथ वाला एंगल है, और यहाँ पे जो लिख रहे हो वो बी है। ये चीज आपको याद रखनी है। मतलब अपोजिट वाला जो है, जो दूसरा वाला वेक्टर बचा है, उसका साइन कंपोनेंट अपॉन में जिसके साथ एंगल निकाल रहे हो वो कंपोनेंट प्लस बी साइन थीटा वाली चीज हमारे पास रहेगी। ठीक है, ये चीज हमें थोड़ा सा समझ के रखनी है और आगे काम भी आएगी हमारे। एक चीज और, थोड़ा सा कंक्लूजन और देख सकते हो क्या बच्चों, यदि कभी भी कोई भी दो फोर्सेस हमारे पास हैं और दोनों फोर्सेस बराबर हैं, जैसे ये फोर्स F है तो दूसरी फोर्स में हमारी क्या है F, इन दोनों के बीच का एंगल हमारा थीटा है, तो रिजल्टेंट हमेशा दोनों के बीच में आएगा और हमेशा थीटा बाय 2 ही रहेगा। ठीक है ना, तो एक चीज याद रखनी है। और रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला तो यही यूज करोगे, लेकिन जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा बीच में ही रहेगा। ठीक है, वहां पे आप नहीं भी निकालोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन है दोनों फोर्सेस हमारी बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, हमारे पास एक ट्रायंगल हमसे कहा गया है और इस ट्रायंगल के बारे में हमसे नाम दे रखे हैं ए, बी और सी करके। ए हमारे पास जो है वो +5 माइक्रोकुलाम है, ये हमारा +10 माइक्रोकुलाम है, +10 माइक्रोकुलाम, और ये वाला हमारा -10 माइक्रोकुलाम है। ये हमें दे रखा है। आर प्लेस्ड इन एयर एट द कॉर्नर ऑफ एबीसीडी इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारे पास, जिसकी सेंटर जो हमारे पास ये है वो 5 सेंटीमीटर का दे रखा है। ठीक है भाई, चलिए डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए, मतलब इसके ऊपर आपको निकालना है, इसके ऊपर आपको निकालना है ए चार्जेस ए, बी और सी, ये आपको दे रखे हैं और आपको फोर्स निकालना है रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट ए पॉइंट पर आपके पास जो है उसकी फोर्स निकालनी है। ठीक है, एक बार बच्चों में इसका डायग्राम देख लूं, हो सकता है इसका डायग्राम में थोड़ा सा फर्क हो। इसमें फोर्स निकालने के लिए कहा है इन्होंने ए, बी और सी। ठीक है, यही डायग्राम है आपके पास। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके ऊपर फोर्स कौन कौन सी और कैसे कैसे लग रही होगी। एक काम करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं पहले। देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना। कितनी फोर्स लगाएगा बेटा, ये फोर्स लगाएगा ऊपर की डायरेक्शन में, ये इसको रिपेल करेगा इस तरह, इसको हम बोलेंगे एफ ए बी, क्योंकि रिपेल कर रहा है। इस वाले में ये वाला इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा किस तरफ, इस तरफ, अपनी तरफ, इसे बोलेंगे एफ ए सी वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल बच्चों ये इक्विलैटरल एंगल है, ये एंगल 60 आएगा, ये एंगल 60 आएगा और ये वाला एंगल 60 होगा, पूरा एंगल तो 180 होगा, तो ये वाला एंगल कितना बच गया, 120 डिग्री बच गया। बात समझ में आई। चलिए अब हम निकालते हैं कौन सा, एफ ए बी और एफ ए सी। लेकिन आप इसमें नोटिस करोगे जो एफ ए बी निकालोगे आप, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो फोर्स ऑन ए में के की वैल्यू पुट करोगे, ए पर हमारा 5 माइक्रोकूलम है, मतलब 5 × 10⁻⁻6, यहाँ पे हमारा 10 × 10⁻⁻6 है, और अपॉन में आपके पास जो दोनों का डिस्टेंस आ रहा है वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब 5 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर आ गया, ये वाली चीज रह गई। के की वैल्यू पुट कर दोगे तो 9 × 10⁻9 आ जाएगा, 5 × 10⁻5 इंटू बेटा ये 50 आ गया, और 10⁻−12 आ गया। सॉल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 10⁻4 आ गया। ये चीज हमारी बच्चों आ चुकी है। इसे काट दोगे तो 2 आ जाएगा, 2 × दिस करोगे तो 18 आ जाएगा। पावर हमारे पास -4 है, ऊपर जाएगी तो 10⁻13 बन जाएगी, और यहाँ पे 10⁻−12 है। सॉल्व करोगे तो 18 × 10 बच चुका है, 180 न्यूटन की फोर्स आ रही है। अच्छा, एफ ए बी तो हमारे पास आ गई है। सिमिलरली हम एफ ए सी निकालेंगे तो बच्चों एफ ए सी भी हमारे पास सेम आएगी, क्योंकि उसमें 9 × 10⁻9 है। ए पर हमारा चार्ज कितना है, 5 × 10⁻6, और उसमें हमारा चार्ज है 10 × 10⁻6, और डिस्टेंस हमारा 5 × 10⁻2 का स्क्वायर ही है। सॉल्व करोगे तो ये भी हमारे पास 180 न्यूटन आ गई। मतलब कि अब ये चीज आ गई है हमारे पास। मैं आपको बता दूं, एक ट्रायंगल के अंदर इस ट्रायंगल के इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग रही है इस तरफ 180,
और एक इस तरफ लग रही है 180। बच्चों दोनों के बीच में जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो हमारा एंगल बन रहा है 120। तो दोनों फोर्सेस हमारी बराबर हैं, एंगल बन रहा है ये 120 एंगल बनता है। तो क्या होता है, एफ नेट निकालना है हमको इन दोनों के बीच का। तो अंडर रूट ऑफ ये भी एफ, इसे भी एफ मान लेते हैं, इसको भी एफ मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। एफ स्क्वायर प्लस 2f² कॉस 120। जो लास्ट वाले में आंसर आया था वो इसमें भी रहेगा। यहाँ पे cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, तो 2f² प्लस 2f² इंटू -1/2। बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, तो ये f² बच गया अंडर रूट में, दैट इज इक्वल टू f। तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो आएगा, पहली चीज तो देखो इक्वल फोर्स है, बिल्कुल एज इट इज बीच में आना चाहिए। कितना एंगल आना चाहिए बेटा, f आना चाहिए, दैट इज ऑल्सो 180। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा 180 आना चाहिए, लेकिन मैंने बोल दिया आपसे बिल्कुल बीचों बीच 60 डिग्री पे आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला हमारे पास क्या था बच्चों, बताइए जरा। tan अल्फा इज इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला, देखो ये रहा, b sin थीटा। ठीक है, अब b sin थीटा के लिए b हमारा हो गया 180, sin थीटा की जगह sin हमारा आ जाएगा 120, क्योंकि ये चीज हुआ करती थी जो दोनों के बीच का एंगल होता था। तो ये हमारे पास आ गया है। फिर प्लस में यहां पे 180 प्लस 180 cos 120, वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। 180, बच्चों ये बताइए 120 की साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 अपॉन, इधर कितना आएगा बच्चों बताइए। 180 कॉमन ले लें, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। ठीक है बच्चों, 180 से 180 कट गया, √3/2, बेटा 1 - 1/2 1/2, 2 से ही कट गया, √3 आ गया। tan अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों √3। बच्चों tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है, √3, और √3 वैल्यू कब होती है, जब अल्फा हमारा 60 डिग्री होता है। तो मतलब कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई है। पेपर में आएगा तो आपको करके दिखाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि आपको ये थोड़ा सा चीज समझ में आए, क्या चीज कैसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, 4 हमारे पास कॉर्नर है स्क्वायर के। आइए बना लेते हैं, हम शेप का यूज करते हैं, और ये हमारे पास आ चुका है। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ये ना लगे कि ये स्क्वायर है, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास पॉइंट हो गया है ए, ये हमारे पास पॉइंट हो गया है बी, और ये सी, और ये डी। बेटा इसमें बोल रखा है ए के ऊपर और बी के ऊपर +Q चार्ज है, इस पे सी पे -Q है, और इस पे भी -Q चार्ज है। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ रखी है, बहुत बढ़िया। सी और डी के ऊपर -Q है, और आपको फोर्स निकालनी है, कैपिटल Q चार्ज है एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर, यहां पर रखा हुआ है। अब स्क्वायर की भी एक खासियत होती है, यदि मैं इसे O मान लूं तो O से लेके A तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। OA, OB, OC और OD बराबर होगा, पर आएगा कितना वो देखना पड़ेगा हमको। साइड हमारी A दे रखी है, तो ये साइड हो गई भैया हमारी A। बच्चों ये A हो गया और ये A हो गया, ये हमारे पास A और ये A, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको। कितनी आएगी बच्चों, पाइथागोरस यदि मैं लगा दूं इसमें, ये A परपेंडिकुलर है, ये √2a आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2a², अंडर रूट करोगे तो √2a आ गया। बच्चों टोटल आ गया है √2a। मुझे बताइए OA कितना होगा, AC का हाफ, AC कितना है, यहां से लेकर तक कितना है बताइए। ये हमारा है √2a का हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा, a/√2 आ गया। मतलब OA, OB, OC, OD किसके बराबर है, a/√2। यहाँ पे मेन पता है चीज क्या होगी, डायरेक्शन। कैसे, इस पॉइंट पे आपने रखा है कैपिटल Q, ठीक है। अब देखते हैं डायरेक्शन क्या रहेगी, ध्यान से बच्चों। ये वाला पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन O ड्यू टू A। ठीक है बच्चा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन AO ड्यू टू C। ये इसे रिपेल करेगा इस तरफ, फोर्स ऑन O ड्यू टू B। और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसे अट्रैक्ट करेगा,
फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। तो मतलब कि हुआ क्या, पहली चीज तो हमारे पास चारों फोर्सेस बराबर रहेंगी। क्यों? क्योंकि फोर्स निकालने के लिए के Q1 Q2 चाहिए होता है, तो हर केस में Q1 ये रहेगा, Q2 रहेगा, Q1 ये रहेगा, Q2 ये रहेगा, Q1 ये रहेगा, Q2 ये रहेगा, Q1 ये, Q2 ये, प्लस दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, और OB, OC, OD, OA सब बराबर है। तो हमारे पास जो FOA का मैग्नीट्यूड, FOB का मैग्नीट्यूड, FOC का मैग्नीट्यूड और FOD का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, विच इज इक्वल टू F। और F जो हमारे पास आने वाली है वो आएगी K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन OA का स्क्वायर। और बच्चों ये होगा कितना OA? ये हमारा आएगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन OA कितना होगा बच्चों? ये होगा A बाय रूट 2। तो A बाय रूट 2 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर कर दो, K कैपिटल Q स्मॉल q A स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आते हैं ऊपर 2 हो जाएगा। ये बच्चों हमारे पास आ गई है F सारी। अब मुझे एक चीज बताना, ये दोनों फोर्स क्या हैं? सेम डायरेक्शन में। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो आप इन्हें क्या कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हो। किस चीज से? भैया ये भी F है, ये भी F है, तो इधर आ गई है 2F, इधर ये भी F है, ये भी F है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गई है 2F। आपको पता है दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? 90। निकाल लेते हैं। ये F नेट कितना आएगा बच्चों? 2F का स्क्वायर, 2F का स्क्वायर, 2F, 2F और cos 90। बच्चों cos 90 क्या होता है? 0। तो ये पूरा 0 हो गया। कितना बचा ये? 2F स्क्वायर बच्चों बताइए, 4F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर कितना आ गया है? 8F स्क्वायर अंडर रूट, मतलब 2 रूट 2F। बच्चों वैल्यू कितनी है इसकी? 2 रूट 2F की वैल्यू है K 2K Q बाय A स्क्वायर। 2 2 जा 4 रूट 2 K Q बाय A स्क्वायर। और इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो बच्चों कितना आ जाएगा? बिल्कुल बीचों बीच। क्यों? फॉर्मूला आप लगा के देख लो। tan अल्फा जो हमारे पास आप निकालोगे वो आएगा 2 इंटू F, क्या होता था ऊपर? साइन कंपोनेंट होता था ना, तो साइन कितना आएगा? साइन 90 प्लस 2F प्लस 2F cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो क्या बच गया? 2F sin 90 की वैल्यू 1 अपॉन 2F। 2F से 2F काट दोगे तो 1 आ गया। tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री है। तो ये हमारे पास कहानी आ गई है, मतलब बीच में एग्जैक्ट 45। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था बिल्कुल बीचों बीच जाएगा एंगल। कब? जब हमारे पास दोनों फोर्स बराबर होंगी तब। तो ये हमारे पास चीज आ गई है क्वेश्चन के बारे में। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था? लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, ये क्वेश्चन 24 था। फिर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन 25 किया था हमने, और अब जो हमने किया दैट वाज क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन आ गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं एक इक्विलिब्रियम कंडीशन की। ठीक है ना? अब इसमें क्या क्या रखा है? 3 पॉइंट चार्जेस हैं प्लस क्यू के, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर रखा हुआ है। इक्विलर ट्रायंगल की साइड्स पे रखा हुआ है, जिसकी साइड हमारे पास दे रखी है L। ठीक है, ये L हो गया। यदि ये सेंट्रॉइड से पास होती लाइन है तो ये हमारा हो जाएगा L/2 करके। ठीक है बच्चों, ये चीज आ गई। यदि टोटल एंगल 60 होता है तो ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। अब हुआ क्या है, हम ये चाहते हैं कि तीनों चार्जेस जो हैं वो हमारे इक्विलिब्रियम में रहें। इक्विलिब्रियम में रहेंगे क्यों नहीं, पहले वो देखते हैं। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं, बेटा ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा इस तरफ, दैट इज फोर्स ऑन C ड्यू टू A। और ये B है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये रिपेल करेगा इस तरफ, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B। अब होगा ये, इन दोनों का नेट आ जाएगा। ये होंगी वैसे दोनों बराबर ही, पर आप एक चीज देखो, सोचने वाली बात ये है सर, ये चार्ज जैसे दोनों इसको रिपेल कर रहे होंगे, वैसे ही इसको ये दोनों रिपेल कर रहे होंगे, सिमिलरली इसको ये दोनों रिपेल कर रहे होंगे। तो होगा क्या, ये तीनों चार्ज अपनी अपनी पोजीशन से भाग जाएंगे। अब जैसे ही वो अपनी पोजीशन से भागे तो ये हो गया अनस्टेबल। लेकिन हम चाहते हैं कि जितना इसके ऊपर रिपल्शन आ रहा है, यदि ये उसको अट्रैक्ट कर ले, तो पहली चीज तो ये वाला चार्ज हमारा क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी ये सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं।
मेरी बात दोबारा समझो, ये दोनों रिपेल कर रहे हैं इसको इधर, ये तो भाग जाएगा, उसे कोई अट्रैक्ट करने वाला तो होना चाहिए, तो ये होगा -q, तभी अट्रैक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। पूछा हुआ इन्होंने कि इसका मैग्नीट्यूड और साइन दोनों बताने हैं आपको, साइन तो नेगेटिव होगा। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। पहली चीज, ये दोनों कर रहे हैं रिपेल, उसका नेट निकालते हैं। पहली चीज तो भाई बच्चों FCB का मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू FCA का मैग्नीट्यूड एंड दैट इज इक्वल टू F। आप बोलो सर फिर से कैसे बराबर पुट कर दिया आपने? बच्चों F जो हमने लिया है दैट इज K, इसका इंटू इसका चार्ज, तो Q इंटू Q अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज L स्क्वायर। डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, उसे छोड़ देते हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम। इसका भी निकालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड K Q अपॉन L स्क्वायर, ये आ गया। तो हमारे पास दोनों जो फोर्स आ रही है वो आ रही है K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। ठीक है भाई बच्चों, ये वाला एंगल यदि टोटल 60 होता है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा हमारा? 60 होगा। आइए पहले तो इन दोनों का नेट निकालते हैं। तो नेट ऑफ FCB एंड FCA का मैग्नीट्यूड का नेट। तो बच्चों रिजल्टेंट जो हम निकालेंगे, F नेट जो हम निकालेंगे वो कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। बच्चों F और F 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 60 वैल्यू 1/2, कितनी आ गई? 1/2। 2 से 2 कट गया, ये हमारा आ जाएगा 3F स्क्वायर और नेट निकालोगे तो हमारा आ जाएगा √3F विच इज इक्वल टू √3K Q स्क्वायर बाय M स्क्वायर। मतलब कि ये दोनों मिलके इसको इतनी नेट फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, तो F नेट मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन C ड्यू टू O का मैग्नीट्यूड। ये दो, इसका और इसका जो डिस्टेंस है, मतलब वो जो अट्रैक्शन है इस तरफ जो इधर खींचेगा, वो दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, अदरवाइज ही भाग जाएगा। मतलब देखो दोनों बच्चे बाहर भागना चाह रहे हैं, मम्मी ने पीछे से पकड़ लिया, मम्मी की फोर्स, दोनों बच्चों की फोर्स बराबर होगी तो बच्चे वहीं खड़े रहेंगे। तो F नेट तो पता लग गया बेटा, √3K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों के बीच के फोर्स बताएं, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर OC का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो Q से Q कट गया, K से K कट गया। OC निकालना पड़ेगा आपको। OC हमने लास्ट अभी क्वेश्चन में निकाला भी था, इससे पाइथागोरस लगा लीजिए बच्चों। ये बेस और ये हाइपोटेनियस, बेस हमारा L/2 है, हाइपोटेनियस H हो गया cos 30 डिग्री, cos 30 √3/2 होता है, तो हाइपोटेनियस हमारा आ जाएगा L/√3। बच्चों वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितना आ जाएगा? √3 इंटू K बाय L स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q L/√3 का होल स्क्वायर। जब निकालोगे तो कितना आएगा? √3 इंटू Q बाय L स्क्वायर, Q बेटा √3 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा अपॉन L स्क्वायर। इससे इसे काट दो। किसकी वैल्यू चाहिए आपको बच्चों? आपको वैल्यू चाहिए कैपिटल Q की, तो कैपिटल Q हमारा आ जाएगा √3/3 इंटू Q। ये काटोगे इससे तो Q बाय √3 आ जाएगा, दैट मस्ट बी ऑफ नेगेटिव साइन। तो जो आंसर आपका आया है, जो आप बीच में रख रहे थे, दैट शुड बी ऑफ, जो कैपिटल Q आया है वो -Q बाय √3 आना चाहिए। यदि ये आ गया तो हमारा ये चार्ज जो है वो हमारा स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन लगभग सारे सेम होते हैं। तो अगली वीडियो में जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, डायपोल्स की बात करेंगे, गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। तो हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में 27 क्वेश्चन हुए हैं, 25 के अराउंड ही क्वेश्चन हमारे पास और हैं जो कि हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन के अंदर आप ये देख पा रहे होगे, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख लिए हमने इसके ऊपर। और ये आप बोलोगे सर अगली वीडियो में ऐसे सारे टॉपिक हैं और क्वेश्चन बहुत कम। भाई उसमें एक चीज ये है, पहली चीज तो इलेक्ट्रिक फोर्स के क्वेश्चन करने के बाद सेम क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको क्या निकालनी पड़ेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास सेम क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसमें टाइम हमें कम लगेगा, उसमें हमारे पास क्वेश्चंस की वैरायटी कम मिलेगी। तो उसमें सिर्फ मुझे समझाना है कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली चीज रहेगी।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। और आपको यदि कंटेंट समझ में आया तो भाई शेयर जरूर करो। सीबीएसई के टॉप मोस्ट क्वेश्चन करने के लिए आप हमारे चैनल पे आए हैं, उसके लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।